ओके, स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट का सेकंड पोर्शन। हमारी फोर्थ क्लास है ये, नंबर थ्योरी की। तो इसमें आप आज हम जो करेंगे अर्थमेटिक्स करेंगे, जितना भी कल हमने ग्रुप डिस्कस किया था उनमें रेजिड्यू क्लास हम डिस्कस करेंगे आज की, कैसे क्या होती है। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको थ्योरम बताई थी कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द ग्रुप यू टू रेज टू पावर ई, मतलब जो इसे ऊपर जो हमारे पास ग्रुप थे जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने जो प्राइम है वो टू ले लिया, तो इसके कोर्सपोंडिंग बोलता है कि यू, यहाँ पे हम देखें तो यू ऑफ यूनिट ग्रुप जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे टू रेज टू पावर ई इज साइक्लिक, ये साइक्लिक होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ अगर ई की वैल्यू या तो वन हो या फिर ई की वैल्यू टू टू हो। अगर ई की वैल्यू वन है तो ये बन जाएगा टू रेज टू पावर वन, इट इज यू टू, और यू टू में सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट होगा। ये कंस्ट्रक्ट करने आ गए ना सभी को, यूनिट ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैंने कल आपको बताए थे कि ऐसे यूनिट ग्रुप जेड की हेल्प से बनाए जाते हैं, लेकिन जेड पे नहीं, यहाँ पे प्राइम पे काम चलता है, इसलिए उसने जेड का जिक्र ना करते हुए डायरेक्टली जेड पे बात कर रखी है नोट्स में। ठीक है, तो जेड से हमने यूनिट ग्रुप बनाए थे। सिमिलरली इफ आई टेक ई इज इक्वल टू टू, देन दिस यूनिट ग्रुप इज टू रेज टू पावर टू, और टू रेज टू पावर टू कितना होता है, फोर होता है। तो यू फोर कंस्ट्रक्ट करना, तो आप पहले जेड जेड फोर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। जेड फोर में हमारे पास चार एलिमेंट होंगे, जीरो वन टू थ्री। अब मैंने बताया था कि यू एन, जिसको यूनिट ग्रुप या इसका दूसरा नाम जो हम अलजबरा में या ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स में बोलते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एडिशन मॉडलो एन, या एडिशन मॉडलो पी भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम प्राइम नंबर पे काम कर रहे हैं। तो यू फोर बनाने के लिए आप जेड फोर के अंदर वो एलिमेंट देखिए जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जीरो का तो करता ही नहीं है, जीरो को छोड़ के बाकी एलिमेंट का देखना होता है। तो तीन एलिमेंट है हमारे पास, एक वन, एक टू और एक थ्री। कल वाले रिजल्ट में बताया था कि मैंने कि वन का तो ऑलवेज ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और यू कैन से दैट द एलिमेंट वन इज सेल्फ इन्वर्टिबल, मतलब वन का जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो वन ही होता है। ठीक है, उसके बाद टू का देखें तो टू का इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। सिमिलरली थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। आप थ्री की मल्टीप्लाई थ्री से ही करोगे, तो थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन को फिर रिड्यूस कर दीजिए फोर से, तो वो वन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ए स्टार बी किया और वो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। एंड दैट्स व्हाई वन और थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यू फोर जब बनाएंगे तो उसके अंदर दो एलिमेंट आएंगे। और अब यहां से हम ये देखें कि यू टू या यू टू रेज टू पावर टू साइक्लिक है। तो ऑफ कोर्स साइक्लिक है, क्योंकि यू की पावर यू टू के अंदर एलिमेंट ही एक है, एलिमेंट एक है, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड वन। ठीक है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वन, इसी से ही पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा, इसका मतलब यू टू इज साइक्लिक ग्रुप। सिमिलरली अगर यू टू की पावर टू यानी यू फोर की बात करें, तो इसके अंदर दोनों ही एलिमेंट जनरेटर है इसकी, वन बी और थ्री बी। कल मैंने बताया था कि किसी भी ग्रुप के अंदर आपको जनरेटर देखने हैं, तो आप ये देख लीजिए क्या उसकी उस एलिमेंट की हेल्प से ग्रुप के सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते। तो आप वन से सारे एलिमेंट लिख सकते हो। सिमिलरली आप थ्री से सारे एलिमेंट कितने, दो ही है, वन और थ्री है, इसका मतलब वन और थ्री इज द जनरेटर ऑफ द यू फोर। और आप ये भी देख सकते हो कि वन का जो ऑर्डर है वो यू फोर के ऑर्डर के इक्वल है। मैंने ऑर्डर आपको निकालना सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास यू एन कोई ग्रुप है, अगर तुम्हें उसका ऑर्डर पूछा गया तो इसका ऑर्डर होता है फाइव एन। ये वीडियो मैं भूल गया सेंड करनी, आपको आज कर दूंगा आइलर फाइव फंक्शन की। वेर फाइव इज डिनोट द आइलर फाइव फंक्शन, ये हम लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं, आइलर फाइव फंक्शन। ठीक है, इसके डेफिनेशन भी कल मैंने बताई थी, जिन बच्चों का लेक्चर मिस हो गया है उसका मैं आज आई थिंक चार क्लास हो जाएगी, तो मैं उसको एक अलग से प्लेलिस्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। किसी लड़की का मैसेज भी आया हुआ था मेरे पास में, तो मैं वो प्लेलिस्ट नहीं बना पाया आज। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट, ये तुम कर लेना, ये साइक्लिक हो जाएगा सिमिलरली। तो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो करते हैं हम इसका आज स्टार्ट। ये थ्योरम नंबर 2.28, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है द ग्रुप ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ठीक है, देखो कल हमने जितना भी काम किया था उसमें हमने रेसिड्यू तो डिस्कस किए थे कि रेसिड्यू क्लास कौन सी होती है। ठीक है, और रेसिड्यूज का हमने दूसरा नाम भी बताया था आपको कि रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर। ठीक है, जैसे Z5 कंसेप्ट किया था हमने, तो इसको रेसिड्यू क्लास ऑफ फाइव बोला था। तो इसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4 ये 5 एलिमेंट आए थे इसके अंदर। मतलब किसी नेचुरल नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, वो Z5 के अंदर आए थे। लेकिन जो आज के टॉपिक में हमारे पास बेसिकली 4 टॉपिक है ये। पहले हम क्यू की, फिर मतलब प्राइम नंबर्स की, और फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन की क्वाड्रेटिक रेसिड्यू से आपका मतलब क्या है। अब जहां पे क्वाड्रेटिक वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब पावर टू ने टू की कहीं ना कहीं बात होगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की बात करी जाए तो सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं ग्रुप में वो यूएन पे करेंगे। यूएन का अगर कोई मैंने एलिमेंट ले लिया ए, यूनिट ग्रुप का, ठीक है, तो यूएन, अब ए को हम ए की क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास क्या होगी, इफ ए कैन बी रिटन एज लाइक दिस, सम एलिमेंट कोई हमने एस ले लिया यूएन के अंदर से, अगर उसका स्क्वायर करने से ए आ जाता है तो जो ए है वो उसकी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास कराएगी। बोलने का तरीका इसको ये है कि ए इज द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडलो एन। अगर ऐसा एलिमेंट हमने उठा लिया जो एलिमेंट यू एन के किसी दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर करने से ना बन रहा हो तो वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं होगा। तो ऐसे हम यू एन के एलिमेंट में से ये डिसाइड करेंगे कि कौन से एलिमेंट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहे हैं, कौन से एलिमेंट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास बनाएंगे। और क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड है वो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए जो हमने क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की जो क्लास है या ग्रुप आप इसको बोल सकते हो, जो हम बोलते हैं, तो इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जिस एन पे हम बात कर रहे हैं उसको उसके स्ट्रिक्स में लिख देते हैं, जैसे हम यूएन के लिए लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एन इज इक्वल टू 7, 7 हमने नाम ले लिया, नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैं यू सेवन कैलकुलेट करूंगा। तो यू सेवन मैंने कल भी बताया था कि अगर यूपी पी कोई प्राइम नंबर है तो आपको यूपी कंसिडर करना है, तो जीरो से लेके पी माइनस वन तक एलिमेंट आएंगे उसके अंदर। यहां से अगर मैं यू सेवन लिखूं तो इसके अंदर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये एलिमेंट आएंगे यू सेवन के अंदर। अब यहां से हमें क्वाड्रेटिक रेसिड्यू देखने हैं कि कौन से बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के लिए अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है कि पहले क्यू लिखेंगे, उसके सुफिक्स में 7 लिख देंगे। क्यू मतलब सर यहाँ जीरो भी आएगा U7 में। हाँ, ये जीरो नहीं आएगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। अब Q7 के अंदर देखें तो सबसे पहले वन, क्या देखो, वन को किसी U7 के दूसरे एलिमेंट, दूसरे मतलब U7 का कोई वैल्यू, मतलब सेम भी हो सकता है, लिख सकते हैं क्या, बताओ। क्या वन यानी हमने इसमें ए को वन ले लिया। अब ए को हमने ऐसे लिखना है, ए इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। अब एस एलिमेंट हमें U7 के अंदर ढूंढना है कि ऐसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो भैया बताओ। हाँ जी सर, मिल रहा है। 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। यस, वन कैन बी रिटन एज वन स्क्वायर, मतलब इसके अंदर जो एस है उसको भी वन उठा लीजिए आप। तो वन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, वन का स्क्वायर। अगर ऐसा मिल गया तो भैया वो एलिमेंट Q7 के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब वन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हम टू उठा लेते हैं। तो ए एलिमेंट हमने टू उठा लिया। ठीक है, अब टू को भी हमने कुछ ऐसे लिखना है कि यहाँ पे हम कोई नंबर ले और उसका स्क्वायर करें। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि सर 3 का स्क्वायर तो फिर 2 से ज्यादा आएगा, 2 के इक्वल तो आ ही नहीं सकता। आप ये भी ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे मॉडलो पे काम कर रहे हो, मॉडलो एन पे काम कर, मॉडलो 7 पे काम कर रहे हो। तो अगर 7 से कोई नंबर बड़ा हो जाता है तो उसको हम 7 से डिवाइड करके रिड्यूस कर लेते हैं, तो वो में भी 2 पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 से स्टार्ट करूं तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 2। 2 से 2 की बात करूं तो 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, 4 2 के इक्वल होगा नहीं। नेक्स्ट 3 की बात करूं मैं, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो
कितना होगा? 9 और which 9 is को equal 7 से to रिड्यूस 2. करूंगा तो 2. 2। तो देखो लिख दिया ना, 2 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। आपको बच्चा यहाँ पे ये मत बोल देना सर 2 इक्वल टू 9, ये क्या लिख दिया आपने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले बताया गया है कि किस पे काम चल रहा है तुम्हारा, एडिशन मॉडुलो एन पे, ठीक है। तो 2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 3। सिमिलरली 2 भी इसके अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट 3 देखते हैं, क्या 3 को किसी नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, U7 के किसी दूसरे एलिमेंट के, खुद के एलिमेंट के इक्वल? 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिए। नेक्स्ट 4 को चेक करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये तुम्हारे पास 16 हो जाएगा। और 16 को अगर मैं 7 से रिड्यूस करूंगा तो वो 2 के इक्वल होगा, ना कि 3 के इक्वल। नेक्स्ट 5 एलिमेंट उठाऊंगा मैं, 5 का स्क्वायर किया तो वो 25 होगा। 25 को 7 से रिड्यूस करूंगा तो वो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट 6 को उठाऊंगा, 6 का स्क्वायर किया वो 36 आएगा। 36 को मैं 7 से रिड्यूस करूंगा तो फिर 1 आएगा, 3 तो नहीं आया। मतलब आप इसमें अगर सारे एलिमेंट पुट करके देख रहे हो तो 3 तो आ ही नहीं रहा है, यानी किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3 इसकी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास के अंदर नहीं होगा, Q7 के अंदर 3 नहीं जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 4 को चेक करेंगे, जब मैं 3 को चेक कर रहा था तो एक एलिमेंट ऐसा आया था जिसका स्क्वायर करने से रिड्यूस करने से 4 बन रहा था, है ना, 5 था ना वो। 5 का स्क्वायर किया हमने, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 7 से रिड्यूस करेंगे तो इट्स 4। इसका मतलब 4 भी किसी दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर में लिखा जा सकता है। सिमिलरली 5 भी नहीं लिखा जाएगा और 6 भी नहीं लिखा जाएगा। तो जो Q7 के अंदर है वो 3 एलिमेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 4, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। सिमिलरली नेक्स्ट उसने Q8 दे रखा है, तो आप सबसे पहले U8 कंस्ट्रक्ट करें। फिर यहां से Q8 कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट होगा जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास 8 की में प्रेजेंट होगा, मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। कर लोगे इसको? यस सर। Yes, sir. नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2.29। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एक इंटीजर ले रखा है, लेट n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 एंड अप टू सोन nk वेयर द इंटीजर ni आर म्यूचुअली कोप्राइम। म्यूचुअली कोप्राइम समझते हो क्या होते हैं? जैसे n को मैंने ये लिख दिया n1 इंटू n2 एंड अप टू सोन इंटू nk। म्यूचुअली कोप्राइम मतलब n1 का n2 के साथ gcd1 है, फिर n2 का n3 के साथ gcd1 है, फिर n3 का n4 के साथ gcd1 है, एंड अप टू सो ऑन। कंजुकेटिव पेयर्स में अगर आप एलिमेंट्स उठा रहे हो तो उनका जीसीडी 1 होगा। इस टाइप से हमने n को n1 n2 एंड अप टू सोन n की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, एक पोलोमियल ली, एफ ऑफ एक्स बी ए पोलोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। एक पोलोमियल उठा ली हमने। सपोज दैट फॉर ईच आई बिकम इक्वल टू 1 एंड अप टू सोन के, जितने हमने n के सुफिक्स ले रखे हैं, देर आर ni कॉन्ग्रुएंस क्लास, ठीक है। ni कॉन्ग्रुएंस क्लास x बिलोंग टू zn। zn पे बात करी, देखो जब हम मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंस क्लास रेसिड्यू क्लास वो सारी सेम ही होती है। देखो i की वैल्यू 1 उठा ली तो कॉन्ग्रुएंस क्लास z1 की बात करेंगे, ठीक है, zn के अंदर करेंगे। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू 2 उठा ली, 3 की उठा ली, 4 की उठा ली, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एलिमेंट जो उठाए हैं उसको हमने कैपिटल ni से डिनोट करा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो i इज इक्वल टू सबसे पहले 1 ले लिया, तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी zn के अंदर, तो वो हमने n1 ले ली। सिमिलरली i अगर मैंने 2 ले लिया, इसकी जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी तो उसको हमने यहाँ पे 2 बोल दिया है, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली n3 एंड अप सॉरी i इज इक्वल टू 3 4 एंड अप टू so on, i की वैल्यू k के लिए जो रेसिड्यू क्लास होगी वो हमने n के ले ली, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। जो हमने यहाँ पे x एलिमेंट उठाया इसकी क्लास के अंदर n1 n2 एंड अप टू so on n के अंदर, और जो x एलिमेंट जो हम zn के अंदर लेंगे, सच दैट जो हमने पोलोमियल उठाई है वो उसका रूट होगा। मतलब जिस पोलोमियल में अगर मैं x रखूंगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, आंसर 0 आएगा। और क्योंकि कोफिशिएंट्स यहाँ पे इंटीजर्स हैं और काम हमारा n पे चल रहा है, n को प्रोडक्ट में लिखा है, तो इस स्टेप से हमने लिया है कि आप यहाँ पे n1 पे देखें, n2 पे देखें, n3 पे देखें, हर मोड पे देखें तो हर मोड के अंदर जो x एलिमेंट लिया है zn का वो उसका रूट बनता चला जाएगा। समझ आ गई ये बात? देन देयर आर n इज इक्वल टू n1 into n2 and up to so on nk is a class
classes x belong to Zn such that f of x is congruent to 0 mod n। अगर मैं उनकी प्रोडक्ट कर दूं तो वो उस एलिमेंट की कंप्लीट क्लास बन जाएगी such that f of x is equal to 0 mod n। ओके, x उसका रूट होगा, वो तो हमने ऑलरेडी मान ही रखा है। तो जस्ट एक दो के लिए मैं प्रूव कर देता हूं इसको, कैसे करेंगे हम इसको। सिंस द मॉडुलाई एन आई, ठीक है, मॉडुलाई जब हम एक मॉडुलो बोलते हैं तो उसको मॉडुलो बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा हम बोलेंगे तो उसको मॉडुलाई हम बोलते हैं। सिंस द मॉडुलाई एन आई आर म्यूचुअली कोप्राइम, वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 mod n, जो हम एज्यूम करके चले इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 mod n आई। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है वो, अगर ये सारे के सारे म्यूचुअली कोप्राइम है, म्यूचुअली कोप्राइम मैंने बता दिया क्या होता है। वी हैव, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 mod n, ये है, ये तब होगा जब n को जो हमने ब्रेक कर रखा है वो n1 n2 nn3 n सबके लिए उसका रूट बन जाए। तो उसने नेक्स्ट में यही बोला, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 congruent 0 mod ni for all I, thus each class of the solution x belong to Zn of f of x is equal to 0 mod n, determine a class solution x is equal to xi in Zni। ठीक है, n1 के लिए आप zn1 बना लो, n2 के लिए zn2 बना लो, एंड अप टू सोन n के लिए आप znk बना लो। तो वही बात उसने बोल दी है, सच दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा उसको उसने x1 बोल दिया, इसे कॉरस्पॉन्डिंग आएगा उसको उसने x2 बोल दिया, इसे कॉरस्पॉन्डिंग आएगा उसको xk बोल दिया, सच दैट f ऑफ xi इज इक्वल टू 0 mod ni ईच। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसका कन्वर्सली पार्ट है, वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से होगा जो मैंने ऊपर छोड़ दी थी, तो उससे आप इसको कन्वर्सली पार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी दे रखा है इसने कि जो हमने अभी थ्योरम करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको इसने क्लास निकाल के दिखा रखी है कि क्लास कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू फॉर प्राइम पावर के लिए। एक बच्चों 2.31 थ्योरम है, इसको भी आप इंपोर्टेंट कर ले और ब्रैकेट में लिख ले 2 मार्क्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया। थ्योरम नंबर 2.31, ये वाली थ्योरम है। ठीक है, हालांकि हमने कर दिया ना इसको, इसमें कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में किसी को कि Qn इज ए सब ग्रुप ऑफ Un। आज ही मैंने आपको बनाना सिखाया है कि Un की हेल्प से आप Qn कैसे बनाएंगे। सभी को आ गया बनाना? यस सर। यस सर। तो उसने ना इसकी, हाँ जी बोलो, उसने इसकी थ्योरम बनाई हुई है कि प्रूव करो कि Qn इज ए सब ग्रुप ऑफ Un। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम दो चीजें, ठीक है, प्रूव करते हैं, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक इनवर्स। तो बस वो दोनों ही उसने, पहले उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी और फिर उसने इनवर्स प्रूव कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कई बार, कर लेना इसको। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू फॉर प्राइम पावर मॉडुलाई। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक ये होता है p रेज टू पावर e, एक किसी के ही पार्टिकुलर केस इफ आई टेक p इज इक्वल टू 2 वे 2 इज आल्सो ए प्राइम, तो u p रेज टू पावर e। ठीक है, सॉरी 2 रेज टू पावर e। एक ये ग्रुप था और एक ये ग्रुप था। अभी जो हमने डिस्कस किया है अभी तक वो हमने क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास un की डिस्कस करी है। ठीक है, आप इसको Zn की भी बोल सकते हो, Zn की हेल्प से un बनता है। अब हम ऐसे यूनिट ग्रुप जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर e, फाई ऑफ p रेज टू पावर e होगा, उसकी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास कैसे होगी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम क्या है वो देखिए, डायरेक्टली रिजल्ट बता रखा है इसने। थ्योरम नंबर 2.33, लेट p बी एन ओड प्राइम, p एक ओड प्राइम है, एंड लेट e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक इंटीजर उसने ले लिया विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लाइन कोई नई लाइन नहीं है, ये हर बार जो हम u p
p की पावर e जो ग्रुप हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर ये तो होता ही है। पूरे चैप्टर में ही हमने बता रखा है कि p एक प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है, और जो e है वो उसने बता दिया कि e की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं एक इंटीजर ले लेता हूं जिसको हमने a बोल दिया, इफ a इज एन इंटीजर z, देन a बिलोंग्स टू q p रेज टू पावर e, इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू qp। qp आज मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, और इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, पहले प्रूव करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, कि बोलता है कि अगर एक एलिमेंट, ठीक है, QP के अंदर है, ठीक है, तो वो QP रेज टू पावर E के अंदर है। ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज फॉर प्राइम पावर मॉडुलो आई। तो ये रिजल्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जैसे मैंने बोला कि UN में से एलिमेंट उठा के QN में कैसे जाएंगे, तो वो कैसे जाएंगे वो बता रही है थ्योरम नंबर 2.33। तो ये बोल रही है कि अगर आपने कोई एलिमेंट उठाया a बिलोंग्स टू q रेज टू पावर pe, तो वो इसके अंदर तब जाएगा, वो हम प्रूव करेंगे अभी, a बिलोंग्स टू z। ध्यान रखें यहाँ पे जो q ऑफ p रेज q सुफिक्स में आप p रेज टू पावर e लिखा है, इसका ऑर्डर अलग है और qp का ऑर्डर अलग है। ठीक है, क्लियर? तो देखो प्रूफ करेंगे इसका। वी नो दैट देयर इज ए प्रिमिटिव रूट्स। प्रिमिटिव रूट्स मैंने कल आपको बताए थे कि जो पोलिनोमियल्स आप लेके चल रहे हो या जिस पे काम चल रहा है, अगर उतनी ही पावर करने से आइडेंटिटी एलिमेंट या जीरो बनता है तो उस रूट को उसका प्रिमिटिव रूट बोलेंगे। अगर उससे लेस किसी पावर से वो उसको सेटिस्फाई कर जाती है या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है तो उसको प्रिमिटिव रूट नहीं बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमने एक प्रिमिटिव रूट ले लिया, सबसे पहले पीई पे काम कर रहे हैं तो वो जी बोल दिया हमने। ठीक है, तो वी नो दैट देयर इज ए प्रिमिटिव रूट जी। और देखो या तो आप ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। ठीक है, तो जी अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको कोई भी अगर प्रिमिटिव रूट दे दे, तो जैसे इसमें बार बार बोला गया है मोडलो पी ई मोडलो पी, तो आप उनको ध्यान रखें कि किस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो जी प्रिमिटिव रूट ले लिया विद, अब देखो बार बार अगर हमें पीई लिखना है तो उसको हम नाम दे देते हैं कि उसको हमने क्या बोल दिया, पी रेज टू पावर ई को एन। ठीक है, वी सी दैट क्यू पी रेज टू पावर ई कंसिस्ट ऑल द इवन पावर ऑफ जी। ठीक है, नाउ जी रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ यूपी। ऑफ कोर्स जो हम काम कर रहे हैं वो यूपी पे ही कर रहे हैं, यूपी से ही हमारे पास क्यू बन रहा है। इज ऑल्सो प्रिमिटिव रूट मोड पी, एंड विद एन इज इक्वल टू पी we know that qp is also consist all the even power of g, thus a belongs to qp and if and only if a belongs to qp p raised to power e। this complete the proof। मतलब ये अंडरस्टूड भी है कि भैया जब हम pe पे काम कर रहे हैं, प्राइम की पावर e पे काम कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट अगर इसके अंदर जा रहा है तो अगर p पे काम करे तो उसके अंदर भी चला जाएगा ये एलिमेंट। क्योंकि अगर कोई आप प्रिमिटिव रूट उठा रहे हो और प्रिमिटिव रूट उठा लिया आपने, अगर वो पी से रिड्यूस होके अगर प्रिमिटिव रूट बन रहा है तो पी की पावर ई से भी बनेगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, तो ये इसका प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। ओके, आगे उसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है।
उसके अंदर उसने क्या उठा लिया, ए की वैल्यू तो 6 ले ली उसने, ठीक है, और ए की वैल्यू 6 ले ली और ई की वैल्यू 2 ले, क्या कर दिया इसने, अच्छा पी की वैल्यू 5 ले ली और ई की वैल्यू 2 ले ली उसने, ठीक है। तो यहाँ पी की पावर ई बनाएंगे तो ये 5 की पावर 2, ठीक है, यानी कि 25 बन जाएगा। और P अगर तुमने 5 ले लिया तो इसी कोरस्पॉन्डिंग U5 बनाएंगे, U5 होता है 1 2 3 एंड 4, ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं 1 उठा सकता हूँ, ए को मैंने 1 ले लिया, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो आगे उसने लिखा है सो वी कैन टेक r इज इक्वल टू 1 एज ए स्क्वायर रूट ऑफ मोड 5, ठीक है, मोड 5 तो है क्योंकि 5 पे काम चल रहा है। देखो अगर मैंने r को 1 ले लिया, अगर मैं r स्क्वायर की बात करूं विच इज इक्वल टू 1, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 माइनस 5, इसको मैं फिर 6 प्लस 5 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम होती है किसी एलिमेंट को लिखने की कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ठीक है। अगर मैं b को एक से डिवाइड करूँ तो q क्वोशिएंट होता है, r रिमाइंडर होता है, तो ये एल्गोरिथम यहाँ से लिखेंगे। एंड वी नीड टू सोल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, अगर यहाँ से है तो अगर हमें ऐसे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालने हैं तो आप ये वाला कॉन्ग्रुएंस सोल्व कर लीजिए, -1 प्लस 2k इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5, ठीक है। एंड दिस हैज सॉल्यूशन k इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, ठीक है। ये अभी तो आपको नहीं पता होगा, ये नंबर थ्योरी में आता है सोल्व करने के लिए, तो वो अपने आप में एक लेंथी है, तो आई थिंक ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए एग्जाम्पल को। नेक्स्ट थ्योरम है लेट a be an odd integer, थ्योरम नंबर 2.34 इस नेक्स्ट थ्योरम है। हमने एक इंटीजर ले लिया a, और इंटीजर भी कौन सा लिया है, odd इंटीजर लिया है, ठीक है। देन a belongs to q2, ठीक है, a belongs to q4 if and only if a is congruent to 1 mod 4, थर्ड पार्ट है and third part है if e is greater than equal to 3 then a belongs to q2 if and only if a is congruent to 1 mod 8, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ओड इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है, ये ले लिया हमने, a इज ए ओड इंटीजर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं q2 की बात करूं, ठीक है, तो कोई बच्चा बता सकता है q2 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे? सर 1 एलिमेंट, ओनली 1 आएगा। यस, एक एलिमेंट आएगा और वो भी 1 ही आएगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है। अब कोई भी आप ओड इंटीजर उठा लीजिए, यानी अगर a की वैल्यू मान लो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, अप टू सो। Q2 पे काम चल रहा है तो यहाँ पे मोडुलो 2 पे काम चलेगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मोडुलो 2 पे काम चलेगा तो 3 किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह सर। 1 की तरह करेगा। 5 किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की एज तरह। 1। 7, ये सारे 1 की तरह बिहेव करेंगे। और इसका मतलब 3 जब कोई बिहेव करता है ना उसको मैसिव लिख देते हैं, 3 इज बिहेव लाइक 1, 5 इज बिहेव लाइक 1, 7 इज बिहेव लाइक 1। तो अगर ये सारे ही 1 के इक्वल और 1 इज तो इसके अंदर आ रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि a बिलोंग्स टू Q2 सारे ओड इंटीजर के लिए? यस सर। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर आपने ओड इंटीजर ले लिए तो ये सारे के सारे इंटीजर है ये Q4 के अंदर चले जाएंगे, तब जाएंगे इफ एंड ओनली इनमें से कौन से जाएंगे वो बता रहा है। a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, 1 mod 4 का मतलब है 4 इज a माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4। अब a ऊपर मैंने ओड इंटीजर ऑलरेडी लिख रखे हैं 3 5 7 9 11 13 15। अगर इनमें से बात करूं मैं तो इनमें से देखो अगर जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, वो पक्का Q4 के अंदर चले जाएंगे। Q4 लिख भी लेते हैं सबसे पहले कि Q4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बताना। 1 एंड 3। 1 एंड 3, ठीक है, 2 का तो नहीं करेगा ना, नहीं 2 का नहीं करेगा, 1 एंड 3, हाँ, ये 2 एलिमेंट होंगे Q4 के अंदर।
अब देखो सबसे पहले 3 उठा लिया मैंने, अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना? सर Yes, sir. बताओ। 5 वर्क करेगा सर, 5 माइनस 1 इज यस, डिविजिबल बाय 5 4। माइनस 1 किया 4 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लेकिन क्या 4 है, 5 है, वो Q4 के अंदर है क्या? सर एज No, अ sir. रिमाइंडर 1। यस 1 है वो, 5 1 की तरह बिहेव करा, लिखा भी हुआ है। देखो 5 माइनस 1 किया इज डिविजिबल बाय 4, और 5 को अगर मैं 4 से रिड्यूस करूंगा तो 1 बनेगा, तो 1 तो ऑलरेडी है Q4 के अंदर, इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट 7 के लिए होगा क्या? नो सर, 7 किया हमने, ठीक है, 7 नहीं होगा। माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यस, 9 किया, 9 आएगा, यस सर। बिल्कुल 9 आएगा। और फिर 11, Yes. नो सर, 11 माइनस 1 इज नॉट No. डिविजिबल बाय 4। नहीं है ना? 13, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं सर। ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं। आई थिंक मुझे गड़बड़ लग रही है इस रिजल्ट में, Q4 की जगह Q2 कर दूं तो मैं, क्योंकि Q4 के अंदर तो ये सारे ही जा रहे हैं, 3 भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है, 7 भी जा रहा है, सारे नहीं जा रहे, ऑल्टरनेटिव जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट का क्या महत्व रह जाता है? तो आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट ये बनेगा कि A बिलोंग्स टू Q2। बोला हुआ है ना, इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, तो वो वाली बात फॉलो हो रही है, हम ऑलरेडी उसे ही लेके चल रहे हैं। या फिर इसमें तो A फिक्स हो गया ना, 1 ही हो गया। अच्छा 1 बोला उसने, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, 1 बोल रखा है उसने, ठीक है। तो जिसके अंदर रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो सारे Q4 के अंदर चले जाएंगे, तो ये सभी के लिए बात ट्रू हो रही है, जिसका मतलब सेकंड पार्ट भी ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी एक ऐसा इंटीजर उठा लिया विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अगर एक एलिमेंट है वो Q T 2 की पावर E में जाएगा इफ एंड ओनली इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ठीक है, इसका प्रूफ उसने दे रखा है, स्क्वेयरिंग द एलिमेंट ऑफ U2। ठीक है, U2 U4 के बारे में बता दिया उसने, ये बता दिया। सेकेंड लाइन में बोलता है कि फॉर पार्ट सी वी यूज द थ्योरम which state that the element of 2 raised to power u 2 raised to power e all have of the form। ये एक थ्योरम थी जो मैंने आ जाते ही, सेकंड थ्योरम थी जो स्किप कर दी थी, ये खुद करोगे तुम। प्लस माइनस 5 raised to power i for some i squaring we see that the quadratic residue are even power of 5। so since 5 का स्क्वायर किया हमने, 5 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ये ठीक है क्या? होता है ना, यस 5 का सर। स्क्वायर करेंगे 25, 25 minus 1, 24 is divisible by 8। डिविजिबल डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये बात ट्रू है। दीज all रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर a is congruent to 1 mod 8। now both the even power of 5 and the element a is congruent to 1 account for the exactly 1/4 of the class in Q2 raised to power a। since the first set is contained in the second, these two sets are equal। ठीक है, तो आप ये बोल लीजिए कि आप इंटीजर उठा रहे हो और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक एलिमेंट उसने जो लिया है ए, वो हमने ले लिया u ऑफ 2 रेज टू पावर e का, तो आप बोलते कि आप ये बोल लीजिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ठीक है, या फिर आप ये बोल लीजिए कि क्योंकि 2 की पावर e के जो सारे एलिमेंट है वो प्लस माइनस 5 रेज टू पावर i टाइप के होंगे, और यहां से होंगे तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो 5 रेज टू पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 ये होता है। तो बोलता है कि ये क्लास और ये क्लास दोनों सेम ही होगी, सेम होगी तो जो एलिमेंट इसके अंदर जाएगा वो एलिमेंट इस टाइप का होना जरूरी है। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ठीक है, क्योंकि Q ऑफ U 2 रेज टू पावर E के अंदर सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन Q2 रेज टू पावर E के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे तो U के अंदर एलिमेंट जो है वो 5 की पावर के होंगे, 5 की पावर की हमने किया तो 5 के स्क्वायर कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू स्क्वायर में होता है, तो 5 का स्क्वायर, तो इसके लिए बात ट्रू है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। इसमें से आपको ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि आपको 2 मार्क्स में एक पार्ट पूछ ले, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद करोगे।
नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू फॉर आर्बिट्री मॉडुलस। ठीक है, अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो सबसे पहले हमने यूएन के लिए किया, फिर u ऑफ 2 रेज टू पावर e के लिए किया, ठीक है, फिर प्राइम मोडुलो पावर के लिए किया, अब आर्बिट्री के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट n इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना बोलो। तो कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम भी सेम ही है एज इट इज, हमने आज करी भी है कि इफ n integer can be written as the product of n1 into n2 and up to so on nk where n i's are mutually co-prime, तो मतलब n i की n j के साथ gcd है वो 1 है। ठीक है, देन a belongs to qn, जो a है वो qn से बिलोंग करेगा if and only if a belongs to qni। ठीक है, ये थ्योरम है। ओके, तो इसके प्रूफ में भी हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट उठाया यहाँ से, a बिलोंग्स टू qn, qn के अंदर होगा तो वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास का होगा, मतलब हमें एक s qn के अंदर ऐसा मिलेगा सच दैट a कैन बी रिटन एज द s स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, a कैन बी रिटन एज s स्क्वायर मोड n, जैसे आज हमने लिखा था ना कि 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, जब काम शायद सर Z5 पे चल रहा था या Z4 पे चल रहा था, है ना, 9, हाँ Z4 पे काम चल रहा था, तो ऐसे ही हमने लिखा था यहाँ पे, तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मोड 4 ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने पहले बताया था कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ध्यान रखें कि आप किस ग्रुप पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। 7 पर चल रहा था। ठीक है, 7 पे तो नहीं चल रहा था क्योंकि 2 इज तो इक्वल टू 2 9 स्क्वायर। 9 मोड 7 इज 2। अच्छा, वो देख लेना जिस पे भी चल रहा था। ठीक है, कहने का तरीका ये है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कई बच्चे फिर उसको मैथमेटिकली रॉन्ग बोलते हैं कि आपको ये लिखा बोला है कि 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो वो ये मत समझ जाते हैं कि 2 इज इक्वल टू 9, विच इज रॉन्ग। तो इसको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी था मोड 7 था और जो भी था, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि वो अंडरस्टूड रहे। ठीक है, तो a इज कॉन्ग्रेंट टू s स्क्वायर मोड n, ये लिख दिया फॉर सम s बिलोंग्स टू un। ठीक है, s है वो un के अंदर होगा। क्लियर है? अब देखो यहां से अगर un के अंदर है, अब यहां से अगर मैं ni उठाऊं तो जो एलिमेंट है a, ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू s स्क्वायर मोड ni, ये भी होगा फॉर ईच i विद s को प्राइम टू ni, ये कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि अगर एलिमेंट आपने a इज कॉन्ग्रेंट टू एस स्क्वायर है और n को अगर तुमने n1 इंटू n2 n के लिखा और ये सारे को प्राइम है, ठीक है, म्यूचुअली को प्राइम मतलब इनके अंदर जीसीडी 1 नहीं है, तो जो कांग्रेस की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये सभी के लिए फिर n1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a इज कॉन्ग्रेंट टू एस स्क्वायर मोड, अगर मैं n की को n1 से रिप्लेस कर दूं तो भी कॉन्ग्रेंस होल्ड करेगा। सिमिलरली a इज कॉन्ग्रेंट टू एस स्क्वायर मोड, यहाँ पे अगर मैं n2 कर दूं तभी भी होल्ड करेगा, और a इज कॉन्ग्रेंट टू एस स्क्वायर एंड अप टू सोन यहाँ पे मोड ni कर दूं तब भी ये होल्ड करेगा, फॉर ईच i लिख दिया उसने, फॉर ईच i, ये कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये लिख दिया एंड हैज द प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था। ओके, कन्वर्सली पार्ट अब हम मान के चलेंगे, अब जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये चीज, कन्वर्सली पार्ट में ये चीज तुम्हें गिवन है कि n1 के लिए, n2 के लिए, n3 के लिए एंड अप टू सो ऑन ni के लिए रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, मतलब एक हमें ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो इसकी रेसिड्यू क्लास के अंदर, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्लास के अंदर लिख रखा है। कन्वर्सली में क्या बोल रहा है कि इफ a बिलोंग्स टू qni है, तो अब की बार ni के अंदर ni के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मिलेगा, तो ni के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट अब डिफरेंट लेके चल रहे हैं, तो ni के कोरस्पोंडिंग मान लो n1 के कोरस्पोंडिंग अगर मैं डिस्कस करूं तो n1 के कोरस्पोंडिंग लेंगे s1, सिमिलरली n2 के कोरस्पोंडिंग लेंगे s2 एंड अप टू सो ऑन ni के कोरस्पोंडिंग si, हमने एलिमेंट ले लिया। तो a कैन बी रिटन एज लाइक दिस si का स्क्वायर और यहाँ पे मोड ni, i की वैल्यू 1 2 एंड अप टू सो ऑन n तक k तक चलेगी, तो ये इसके लिए ट्रू होगा कन्वर्सली पार्ट में। ओके, अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये नंबर थ्योरी की होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम
बेसिकली जहां कहीं भी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो नाम आता है वो इसलिए होता है कि आपको अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस दे रखी है, कॉन्ग्रुएंस दे रखे हैं, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। यहाँ पे हम देखें तो कोई बच्चा बता सकता है कितने इक्वेशन है टोटल हमारे पास? यहाँ पे ये दे रखी है, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखूं मैं, तो ये ऐसे हो जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू s1 का स्क्वायर मोड n1। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू 2 रखूं तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू s2 का स्क्वायर मोड n2। एंड फिर 3 रखूं तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू s3 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड n3। ठीक है, एंड अप टू सोन इस टाइप से हमारे पास टोटल k कॉन्ग्रुएंस है। और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इन सभी का अगर एक कॉमन सॉल्यूशन मतलब जो पहले कांग्रेस को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, दूसरे को भी कर रहा हो, तीसरे को भी कर रहा हो, अप टू सोन kth को भी कर रहा हो, तो उसके लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, तो वही बात उसने लिखी है कि बाय द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देयर इज एन इंटीजर s बिलोंग्स टू zn सच दैट s इज कॉन्ग्रुएंट टू si mod ni। तो जिसने जो सॉल्यूशन निकालना था वो a की वैल्यू क्या ले ली, उसने s ही ले ली। ठीक है, एंड दस s का स्क्वायर कैन बी रिटन एज si का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod ni फॉर ऑल i, एंड दिस s स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod n, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इसका हो गया प्रूफ। ओके, तो जो कॉमन सॉल्यूशन हमें चाहिए था इसका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से वो s आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी कन्वर्सली पार्ट से पहले जो लेके चल रहे थे। तो जो s है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, kth को भी करेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा कॉमन सॉल्यूशन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से वो s मान लिया उसने। ठीक है, नाउ we can answer the question whether a belongs to qn for arbitrary modulo I n। इसके लिए जो थ्योरम बनाई हुई है, थ्योरम नंबर 2.36। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? लेट a belongs to un देन a belongs to qn। देखो, आज हमने आते ही मैंने आपको बताया था कि un से एलिमेंट उठाए हमने, जैसे u4 किया था हमने या u7 किया था। इसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ से हमने q7 बनाया था तो उसके अंदर 3 एलिमेंट आए थे, है ना, 1 और कौन सा आया था, 3, 2 2 आया था, और 4, 4 4 ये 3 एलिमेंट आए थे, है ना। तो इसका शॉर्टकट या इसको ये कैसे एलिमेंट यूएन के एलिमेंट से डायरेक्टली क्यूएन के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, वो थ्योरम नंबर 2.36 से आएंगे हमारे पास। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए बिलोंग्स टू यूएन देन ए बिलोंग्स टू क्यूएन। यूएन का एलिमेंट क्यूएन के अंदर जाएगा तभी जाएगा, पहली कंडीशन बोलता है कि ए बिलोंग्स टू क्यूएन फॉर ईच ओड प्राइम पी डिवाइडिंग एन। समझ में आया? और सेकंड में बोलता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 इफ 2 raised to power 2 divides n, and a is congruent to 1 mod 8 if 2 raised to power 3 divides n। तो इसका कुछ पार्टिकुलर केस उठा लेता हूं मैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए क्या है कि 1 a बिलोंग्स टू qp फॉर ईच ओड प्राइम p डिवाइडिंग n। n की वैल्यू में क्या लू, मान लो 10 ले लेता हूं मैं। ठीक है, 10 ले ली मैंने, n की वैल्यू 10 ले ली। तो सबसे पहले u10 बनाओ। u10 बनाना आता है, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 आता है वो u10 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, देखो यूपी के अंदर तो बना सकते हैं हम आसानी से, यूपी के अंदर तो 1 2 3 एंड अप टू p -1। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं हो तो un इस तरीके से बनाया जाता है कि 10 से छोटे वो सारे नंबर्स उठा लीजिए नेचुरल नंबर जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 आता है। तो बताओ u10 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आ जाएगा, 1 3 3 7 7 9। 9, ये 4 ही एलिमेंट आएंगे ना। और 4 एलिमेंट आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आइलर फाई फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है
कि फाइव ऑफ 510 एन, ठीक है, ये होता है। और यूएन का जो ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन होता है, ठीक है। और यहां से करें तो फाइव ऑफ टेन है वो 4 होता है, ठीक है। आइलर फाइव फंक्शन, ठीक है। ये आइलर फाइव फंक्शन होता ही यही है कि 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 आता है, तो इतने टोटल नंबर कितने होंगे, तो वो 4 होंगे। और वो 4 भी कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अब U10 से हम अगर Q10 बनाए तो Q10 में बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 तो आएगा ही आएगा, है ना। 1 तो ऑलवेज ही आएगा क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज द 1 स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की बात कर रहा है वो, तो 1 तो आएगा ही आएगा। और 3 आएगा क्या, नो सर 7, 7 का स्क्वायर किया, इट्स 49। Yes, sir. 40 Ajay. 49 को 10 से रिड्यूस करेंगे, 9 9 आएगा, लेकिन 7 तो नहीं आएगा, है ना। यस सर 9 आएगा 9 आ जाएगा। 9 कैन बी रिटन एज, 9 को लिख सकते हैं हम, 9 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 7। और साथ में अब ये लिख लो मोड 10। अब ये मैथमेटिकली ट्रू है। मोड 10 नहीं लिखते हैं तो कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर आप 9 को 49 की क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, जो मैथमेटिकली मतलब ठीक भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 9 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 7 मोड 10, तो 9 भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या बोलती है कि एक एलिमेंट, मान लो एक ए वन 9 ही उठा लिया उसने, 9 बिलोंग्स टू क्यू पी, ठीक है। पी तो नहीं आया इसके अंदर, 9 इज नॉट ए प्राइम, 1 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम, गलत एग्जाम्पल उठा लिया। प्राइम उठाना था तो 5, और क्या उठाया नीचे उसने ले रखा है, एन को उसने 144 ले लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो एग्जांपल दे रखा है लास्ट में, यहाँ पे प्राइम बन सकते हैं कि एन को उसने उठा लिया 144, 144 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 2 रेज टू पावर 4 into 3 रेज टू पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू यू 145 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू Q3, ठीक है। गए वो, हाँ ठीक। तो जो ये बोलता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, अच्छा, यूएन की हेल्प से, देखो यूएन की हेल्प से क्यूपी के अंदर एलिमेंट कौन से जाएंगे, फॉर ओड प्राइम डिवाइडिंग एन, वो सारे प्राइम जो एन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर, अब यहाँ पे बात करूं मैं, एन को 144 ले लिया, तो बताओ 144 को कौन कौन से प्राइम डिवाइड कर रहे हैं, 2 and 3 2 एंड 3, 2 एंड 3 ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो Q3 के अंदर एलिमेंट जाएंगे और Q4 के अंदर, Q2 के अंदर एलिमेंट जाएंगे। तो देखो उसमें पहली लाइन में लिखा है कि A बिलोंग्स टू Q3, अगर इसके अंदर बात करूं मैं तो A बिलोंग्स टू Q3 इफ फॉर ईच ओड प्राइम P डिवाइडिंग N, तो 3 डिवाइड करता है ना 144 को, 3 डिवाइड करता है 144 को, तो जो A एलिमेंट है वो Q3 के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे बात करूं तो 2 है वो भी 144 को डिवाइड करते हैं, 2 इज ऑल्सो ए प्राइम, तो जो सारे एलिमेंट है वो Q2 के अंदर भी चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर, या फिर आपको रिड्यूस करके भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये बोलता है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, इस नंबर तो नहीं दे रखा इसने, यहाँ से ये बोल सकते हैं हम, देखो उसने लिखा भी हुआ है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ ओनली A belongs to this is a quadratic residue if and only if A belongs to Q3 and A is congruent to 1 mod A, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें, since Q3 के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है 1 is subset of Z3, this is equivalent, अब इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि A is congruent to 1 mod 24, ठीक है। so Q24 इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1, 5, 49, 73,
97, 127, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जिनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 24 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे। तो डायरेक्टली यहां से उसने UN से डायरेक्टली Q144 लिख दिया, जो मैन्युअली बहुत ज्यादा हार्ड होता है ऐसे निकालना, ठीक है। क्लियर है? दोबारा बताऊं? U10 का एग्जाम्पल तो हम नहीं ले सकते थे क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि ओड से डिविजिबल होना चाहिए ओड प्राइम से, हाँ, जबकि 10 किसी ओड प्राइम से डिविजिबल उसके नहीं अंदर कर तो होता। सकते हैं, U10 को आप ले तो सकते हो, लेकिन अगर मैं समझाने की बात करूं तो इसके हाँ अंदर सर, कुछ क्योंकि ऐसा P आएगा। P ओड प्राइम से डिविजिबल होना चाहिए n इस थ्योरम के लिए। हाँ, तो इसके अंदर अगर मैं P की बात करूं तो आई कैन राइट 10 एज लाइक दिस। 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 into 5 and ठीक है। 5 is इसमें odd. P की Yes वैल्यू sir. 2 है और 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पे Yes 2 sir. है, वो तो ओड प्राइम नहीं है, तो सिर्फ हाँ 5 ओड 5 है। प्राइम है। तो हाँ जब जी। 5 यहाँ पे Q5 लिखूंगा तो उसके अंदर सिर्फ 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो ओके। एग्जाम्पल जो दे रखा है उसके अंदर 144 ले लिया। ज्यादा इस ज्यादा लेने का मोटिव ये भी है कि आप डायरेक्टली देखो, U10 से तो Q10 मैंने ऐसे भी बना दिया, है ना। लेकिन क्या, अगर मैं U144 ले लेता हूँ, U144, तो यहाँ से अगर मैं Q144 बनाऊं तो आप एक एक एलिमेंट का स्क्वायर थोड़े देखोगे, है ना, नहीं देखोगे ना। तो इसके लिए यहाँ पे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि एज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 8, ठीक है, एंड एज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 4 इफ 2 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाय n। तो अगर आपको ऐसा कोई a मिल जाता है तो उस a की हेल्प से आप सारे एलिमेंट ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर? और ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, देखो यहाँ पे अब कर रहे हैं ना, तो तुम्हें ऐसे एलिमेंट चाहिए कि जो 24 है, देखो यहाँ पे लिखा, ठीक है, 2 की कितना, 8, 24 की टेबल +1 कर देंगे सर। यस 24 की टेबल है, उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो वो सारे एलिमेंट, हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनमें से एलिमेंट्स में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 24 से डिवाइड हो जाए। तो इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 24 में आप 1 ऐड कर दीजिए तो 25, 49, 73, 97, ये 121 ये इस टाइप से बने हैं, क्योंकि 24 में 1 ऐड कर दिया 23 बन गया। 24 का डबल 48, 48 में 1 ऐड कर दिया 49 बन गया। फिर 24 गुणा 3 कितना हो गया 72, उसमें 1 ऐड कर दिया 73, इस प्रकार से 96 में 1 ऐड कर दिया 97, फिर 120, 24 पंजे 120, तो उसमें एक ऐड कर दिया तो 120 बन गया, ठीक है। तो ऐसे Q144 बनाया बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर? यस सर। आप कोई दूसरा नंबर भी यहाँ पे उठा सकते हो और उससे भी कर सकते हो, ओके। तो ये थे तुम्हारे पास यूनिट नंबर 2, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है, उसका मैं बता दूं कि वो कैसे डिवाइड करी गई है। तो एक बार मैं सिलेबस सिलेबस है तुम्हारे पास सभी के पास, या फिर मैं इसी में बता देता हूँ। इस क्लास में जो ऑनलाइन कोर्स है 20,000 इसकी फीस है, उसके स्टूडेंट्स भी हैं क्या? एनीवन, कोई है? सर आपको 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 एम आई ऑडिबल? यस सर यस सर। मैं मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इस क्लास में वो बच्चे भी है क्या जो जो डीडी के नहीं है, ऑनलाइन कोर्स में जिसका एडमिशन है? कल एक लड़की बोल रही थी कि टीचर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ऐसा कुछ।
सर की वो एक हो रही है। वो ही ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको बता, फिर आप लीजिए, नोट्स लीजिए। अच्छा, इतने ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज ही है कोई?